जय हिंद जय भारत दोस्तों, कृष्णा जीएस वर्ल्ड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा आज का हमारा टॉपिक क्या है, कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान जिसे इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं, और कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं। आप समझिएगा कि सेल क्या होती है। सेल जो होती है शरीर की या जीव की क्या होती है? संरचनात्मक वह क्रियात्मक इकाई होती है। समझिएगा, जो सेल्स के माध्यम से ही जो मनुष्य का या किसी जीव का जो शरीर होता है तो उसकी संरचना बनी होती है और सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं। तो अब सेल्स को हम समझने के लिए एक हम उदाहरण देते हैं, या उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई घर है, ठीक है ना। ये घर है, तो ये घर कैसे बना? जैसे इसकी सबसे छोटी इकाई घर की क्या हो गई? ईंट हो गई। ईंट से क्या बनी? दीवार बनी। इसी प्रकार से दीवार से क्या बना? एक कमरा बना। कमरे से क्या बना? घर बना। अब इसकी हम तुलना करते हैं क्या किससे? किसी जीव का शरीर। तो देखिएगा, जैसे सेल्स सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? जीव के शरीर की सेल्स हो गई। और सेल के माध्यम से हम सेल के समूह या कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं। अब ऊतक के समूह को क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। या ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं। अंग से मिलाकर क्या बनता है? विभिन्न अंगों से मिलकर के शरीर बनता है, जीव का शरीर बनता है। अब समझिए कि सबसे छोटी इकाई हमारी पूरी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, तो सेल है। सेल के समूह को क्या ऊतक कहते हैं। ऊतक से मिलकर क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। एक प्रकार से कई तंत्र बने, तंत्र से जीव का शरीर बना। अब इस प्रकार से हम सेल क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई, इकाई हो गई। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे मस्तिष्क की जो सेल है उसे क्या कहते हैं? हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन से क्या बना? न्यूरॉन से क्या बना? तंत्रिका ऊतक बना। क्या? न्यूरॉन से क्या बना? तंत्रिका ऊतक बना। तंत्रिका ऊतक से क्या बना? तंत्रिका ऊतक इसी प्रकार मिलाकर के कई सारे ऑर्गन सिस्टम बने, ठीक है ना। कई ऑर्गन सिस्टम से मिलाकर क्या बना? एक प्रकार से बॉडी बनी, यह शरीर बना। तो इस प्रकार से हम सेल को समझ ले कि सेल है क्या। मनुष्य की सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती है। इसके अंदर सारी क्रियाएं होती हैं। अब समझिएगा कि सेल्स दो प्रकार की होती है जटिलता के आधार पर। पहली जैसी सेल्स है, देखेगी जो सबसे पहले सेल्स विकसित हुई है, या एक कोश के जीवों में ऐसी सेल्स का विकास हुआ है, इनको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे, और जो पूरी तरह से विकसित नहीं है। सेल जो है जटिलता के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटे लेते हैं। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका। दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम किसको रख लेते हैं? मोनेरा को। उस दिन हम जीव विज्ञान के पहले पार्ट में हम पढ़े थे मोनेरा, पृष्ठीय पादप एवं जंतु। तो यूकैरियोटिक में हम इसको रखेंगे? प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। अब समझिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, प्रिमिटिव सेल्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, ये आदिम कोशिका होती है प्रकार की। क्या? कौन सी कोशिका होती हैं? ये इसके अंतर्गत आता है और ये इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये जो सेल्स होती हैं ये आदिम कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय सेल्स होती हैं। हालांकि प्रोटिस्टा भी एक कोशिका में आ जाती है, लेकिन हम यूकैरियोटिक में रखेंगे। देखिए, मोनेरा जो है, जैसे मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो आदिम कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिकीय सेल्स होती हैं, जो इनके ऑर्गन्स होते हैं। सेल्स के अंदर ऑर्गन होते हैं, ये पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, ठीक है ना, अविकसित होते हैं। और ऑर्गन्स
के अंदर, जो सेल्स के अंदर जो क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं कई सारे, वो झिल्ली युक्त नहीं रहते हैं, ठीक है ना, झिल्ली युक्त नहीं रहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि जो इसमें नहीं पाई जाएंगी, इसमें पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आदिम कोशिकाएं हैं और ये विकसित कोशिकाएं हैं। ये अविकसित हैं, ये विकसित हैं। और ये क्या है, इसमें सभी ऑर्गन्स जो होते हैं, सभी ऑर्गन्स झिल्ली युक्त होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई, ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गई। यूकैरियोटिक सेल्स हो गई और ये केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गई, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्गी बॉडी हो गया, ये वैक्यूल्स हो गए, सॉरी हाँ वैक्यूल्स हो गया, ये टीका हो गया, और ये राइबोसोम हो गया, मान लीजिए लाइसोसोम। अब समझना है हमको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, एक प्रकार से कोशिका झिल्ली हो गई, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली हो गई। और यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, जैसे केंद्रक है, व्यवस्थित तरीके से है, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित है, इसमें केंद्रिका है और ये विभाजन की क्षमता रख सकता है, ठीक है ना, इससे और सेल्स का निर्माण हो सकता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ये इसका जो केंद्रक है बिखरा हुआ है और ये क्या है, विभाजन नहीं कर सकता है। इसमें जो राइबोसोम के कण होते हैं ये भी बिखरे रहते हैं, इसमें क्या है, व्यवस्थित तरीके से रहते हैं। जैसे इसमें पूरे भी ऑर्गन्स है, ठीक है ना, स्पष्ट रूप से दिखते हैं और क्या है, विकसित हैं और झिल्ली युक्त हैं, इसमें ये सारी चीजें नहीं है। तो ये क्या हो गया, मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गई, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गई। और ये एक कोशिकीय जीवों में अधिकतर पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो ये इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर रहा। अब जैसे मान लीजिए एक कोशिकीय जीव अगर हम कहें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव है, बाकी पादप का विभाजन तो बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है, क्योंकि एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। अब समझना है दोस्तों, ठीक है, सेल्स हो गए, लेकिन सेल्स की खोज किसने की थी? सेल्स की खोज यह कहा जाए कि सेल्स सबसे पहले देखा किसने था? कोशिका को सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एक मृत कोशिका के रूप में, कार के रूप में क्या हुआ, देखा था। तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में किसने किया, इसीलिए उनको कोशिका का रॉबर्ट हुक, कोशिका को खोजकर्ता माना जाता है, इनको रॉबर्ट हुक को। लेकिन अगर कहा जाए, क्वेश्चन आता है, मान लीजिए बहुत सारे एग्जामों में कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे और आप लिखते भी जाइएगा इसको। तो देखिए, जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय किसको है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जीवित कोशिका को खोजने का श्रेय है। अब हम मित्रों देखेंगे कि जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं, ठीक है ना, बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन कई सारे जो ऑर्गन्स हैं, अंग है, ऑर्गन सिस्टम है, उनमें इनका नाम अलग अलग है। तो जैसे मान लीजिए कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की सेल्स को क्या कहेंगे हम? तंत्रिका तंत्र की सेल्स को क्या कहेंगे हम? न्यूरॉन्स कहेंगे। और यकृत की कोशिका इसी प्रकार से हो गई, इसी प्रकार से हो गई आपकी वृक्क की कोशिका। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे, समझेंगे कि तंत्रिका तंत्र की सेल्स का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र की जो मनुष्य के मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र की जो सेल्स होती है उसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स कहा जाता है, ठीक है। इसकी यह विशेषता होती है कि न्यूरॉन्स का विकास जीवन में एक बार ही होता है, इसलिए मस्तिष्क में जब कोई चोट लगती है, डैमेज होती है, ठीक है, जब चोट लगती है, डैमेज होता है मनुष्य का मस्तिष्क, तो इसीलिए वो दोबारा विकसित नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मस्तिष्क को सुरक्षित रखना चाहिए सबसे ज्यादा। तो पहला क्या है? तंत्रिका तंत्र की सेल्स,
अब दूसरी क्या है, जैसे हम वृक्क, वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। क्या? किडनी, हिंदी में, सॉरी, हिंदी या इंग्लिश में कहीं कुछ भी। वृक्क को क्या कहते हैं? किडनी। किडनी की सेल्स को हम क्या कहेंगे? किडनी की सेल्स को हम कहेंगे नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन। अब तीसरा मित्रों क्या है? यकृत। यकृत की सेल्स, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। लीवर की सेल्स को क्या? हिपेटिक सेल्स कहा जाता है। अब जो मादा या स्त्रियों में जनन सेल्स होती हैं उसे क्या कहेंगे हम? उसे ओवम सेल्स कहेंगे। और चौथा क्या है? जो नर या पुरुष है उसकी जनन सेल्स को क्या कहेंगे हम? शुक्राणु, या कहें तो स्पर्म सेल्स। पांचवा है जो पौधों में जनन सेल्स जो होती है, पौधों में जनन सेल्स जो होती है उनको क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। तो इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि न्यूरॉन समूह किसे कहेंगे, तंत्रिका तंत्र की सेल्स कहेंगे, वृक्क की जो सेल्स की, या वृक्क की मूल इकाई नेफ्रॉन कहते हैं। कई बार ऐसा आ जाता है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे मूल इकाई क्या हो गई? न्यूरॉन्स हो गई। यकृत क्या हो गई? हेपेटिक सेल्स हो गई। ठीक है। और जैसे मादा में जो जनन सेल्स होती हैं ओवम सेल्स हो गए, नर में जो जनन सेल्स होती है शुक्राणु कहा जाता है, पौधों में जो जनन सेल्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। ये तो हो गई हमारे शरीर या बॉडी या प्लांट की अलग अलग कोशिकाएं जिनका नाम आता है एग्जामों में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सेल्स वास्तव में जो प्लांट सेल्स होती है और क्या ह्यूमन सेल्स होती है उनको देखेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं सेल्स के ऑर्गन्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? जंतु कोशिका। हम इसके एक एक ऑर्गन्स को अच्छे समझेंगे। और दूसरी चीज क्या है? इधर ये प्लांट सेल है। देखिए मित्रों, ये क्या है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का जो चित्र है, जैसे हम मान लीजिए पीएससी के मेंस में लिखते हैं या बहुत सारे एग्जामों में आ ही जाते हैं, तो अगर जंतु कोशिका के चित्र के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आए। देखिए, किसी भी कोशिका का सबसे, अगर कहें कि मुख्य अवयव या मुख्य अंग क्या होता है? केंद्रक होता है। क्यों? केंद्रक के माध्यम से ही सेल्स का निर्माण होता है, दूसरी सेल्स का। केंद्रक में क्या होती है? ये केंद्रिका होती है और इसमें बिखरे धागे होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे कि ये केंद्रक हो गया, इसे क्या कहेंगे? केंद्रक। अब इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गई? गोल्जी बॉडी। ये क्या हो गई? गोल्जी बॉडी। ये राइबोसोम। ये क्या हो गया? लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम जंतु कोशिका को समझेंगे। देखिए,
ये क्या है, एक प्रकार की सेल्स है, और ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, क्योंकि इससे ये सेल्स से अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, सेमी परमेबल, क्योंकि इससे पदार्थों का आने जाने का एक प्रकार से निर्धारण होता है, इसीलिए क्या है, अर्ध पारगम्य सेमी परमेबल क्या है, क्या है, झिल्ली, कोशिका, इसे क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। ये हो गई जंतु कोशिका, और इसमें रिक्तिका भी पाई जाती है। देखिए जंतु कोशिका का सबसे मुख्य भाग क्या हो गया, केंद्रक हो गया, अभिकर्ता हो गया, केंद्रिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। हालांकि केंद्रक के जो अंदर द्रव पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और ये जो कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर जो ये द्रव में बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में ही सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे पावर ऑफ कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, स्मूथ एक होती है, ये क्या हो गई, ये स्मूथ वाली हो गई, स्मूथ ईआर, और ये क्या हो गई, रफ ईआर। तो इनको हम सब अलग से समझेंगे, लेकिन एक बेसिक जो है अंतर प्लांट कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, तो इसको देख लेते हैं। लाइसोसोम, जिसे आप हत्या की थैली कहे जाते हैं, ये लाइसोसोम हो गया। राइबोसोम के कण जो होते हैं प्रोटीन के संश्लेषण करते हैं, गोल्गी बॉडी पाई जाती है इसमें, और इसी प्रकार से कई सारे रिक्तिका हो गई, बहुत सारे लाइसोसोम हो गया, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। अब ये जो हो गई प्लांट सेल की जो बाहरी आवरण होता है, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक ऑर्गन्स को उठा के व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। तो ये क्या हो गई, कोशिका भित्ति हो गई, इसके बाहरी भाग को कोशिका भित्ति कहा जाता है या परात को कहा जाता है। ये भी क्या होती है, सेमी परमेबल होती है, ये भी इसकी तरह सेमी परमेबल होती है, ये प्लांट में पाई जाती है। इसकी वैक्यूल्स जो होती है बड़ी होती है, क्या, वैक्यूल्स जो होती है इसकी बड़ी होती है। अब पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में मूल अंतर क्या होता है कि इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है। हालांकि लवक 3 प्रकार का होता है, वर्णी लवक, हरित लवक। इसमें लवक पाया जाता है, और ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती है। तो इसमें क्या, इसमें लवक पाया जाता है, इसमें लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो रिक्तिका होती है बड़ी होती है, इसकी छोटी होती है। इसकी जो बाहरी परत होती है सेमी परमेबल, जो एक प्रकार से बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, जो सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी जो होती है काहे की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो 2-3 मूल अंतर हैं पादप प्लांट सेल और ह्यूमन सेल में, ये जंतु कोशिका में। तो ये हो गया प्लांट सेल, ये हो गई जंतु कोशिका, ये हो गई पादप कोशिका। इसका हम चित्र देख लिए, इसको समझ लिए। अब हम क्या करेंगे मित्रों कि हम एक एक पार्ट को उठा के उसको व्यवस्थित तरीके से समझेंगे कि उससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, छूट ना पाए और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अभी इसको मिटा देते हैं। तो ये हो गई सेल्स। तो सबसे पहले इस सेल्स में हम देखेंगे कोशिका झिल्ली को। किसको, हम क्या देख रहे हैं, जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों को ले लेते हैं, और यहाँ पर हम बना देते हैं किसका सेल चित्र, पादप कोशिका का। ठीक, तो सेल्स के बाहरी आवरण को जंतु कोशिका में जो सेल्स की बाहरी आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और प्लांट में जो सबसे बाहरी आवरण होता है क्या कहा जाता है, जो कोशिका का आकार एवं संरचना बनाए रखने में सहायता करता है। देखिए जो ये कोशिका झिल्ली होती है, सबसे इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि कोशिका को आकार एवं आकृति देने में सहायता प्रदान करती है, विभिन्न ऑर्गन्स को बांधे रखती है, और पदार्थों को, आने जाने वाले पदार्थों को निर्धारण करती है। इसीलिए अगर पूछा जाता है ये कैसी झिल्ली है, सेमी परमेबल झिल्ली है।
सेमी परमेबल झिल्ली है, मतलब अर्ध पारगम। इससे पदार्थों का स्थानांतरण होता रहे, आता रहे अब जाता रहे, पारगम। तो इसको क्या कहेंगे हम? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब देखिए प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है तो ये काहे की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसीलिए देखिए जानवर जो होते हैं, ठीक है, वो पत्ती खा लेते हैं, पचा लेते हैं, क्योंकि उनमें सेल्यूलोज पाचन की क्षमता होती है, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे पाए जाते हैं। और जो मनुष्य होता है वो पत्ती नहीं पचा सकता है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो झिल्ली होती है, उसका झिल्ली वो काहे की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछता है, काइटिन की बनी होती है। अब देखिए कोशिका का मुख्य कार्य क्या होगा? आकृति एवं आकार देना, आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना, और दोनों का अलग नाम होगा, ये कोशिका झिल्ली हो गई। अब दूसरा ऑर्गन देखते हैं मित्रों, कोशिका झिल्ली के अलावा हम इसमें सबसे पहले देखेंगे दूसरा क्या होगा? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। मित्रों जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। अब देखिए जीव द्रव्य के अंदर ही सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब देखना यह है कि जीव द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे सेल्स हो गई, बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए, तो पूरी चीजें इसी में रहती हैं। तो जीव द्रव्य क्या किसका बना होता है? ये बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के बना होता है। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और जैसे मान लीजिए कार्बनिक पदार्थों में क्या हो गया? प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अकार्बनिक पदार्थों में खनिज लवण हो गया, जल हो गया, अन्य सारी चीजें हो गई, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों में। तो इन सबको मिलाकर के क्या जो हमारा जीव द्रव्य होता है ये बना होता है। इनका अलग अलग परसेंट होता है, जरूरी नहीं है ये समझना है कि जीव द्रव्य होता क्या है। जीव द्रव्य क्या होता है? कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का एक गाढ़ा चिपचिपा क्या होता है? पदार्थ होता है। अब देखना ये है आगे मित्रों कि अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला क्या हो गया? जीव द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पर जाएंगे। ये इस प्रकार की इसमें संरचना रहती है, हम इसको अलग से देखेंगे। ये हो गई, मान लीजिए ये केंद्रक हो गया, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया हम बना दिए, हालांकि छोटी होती है ये। तो इस प्रकार की कुछ होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कि जो अंगुलीनामा ये संरचना होती है ना, अंगुलीनामा, अंगुली लाइक संरचना जो होती है, इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसे डबल लेयर में रहती है, ठीक है, ये अपर लेयर हो गई और ये इनर लेयर हो गई। और ये अंगुली लाइक जो संरचना होती है इसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। और क्रिस्टी में ही ये छोटे छोटे F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टी में ही F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। मित्रों हम बहुत अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे। ये क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल स्टैंडर्ड जो होती है संरचना होती है, इसमें अपर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, और इसके बीच में जो पदार्थ भरा होता है इसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। और अंगुलीनामा संरचना में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? F1 पार्टिकल। अब देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों कहा जाता है समझिएगा, क्योंकि कोशिका में क्योंकि O2 का संश्लेषण जो होता है यही होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, O2 का संश्लेषण होता है, तो क्या होता है? एक प्रकार से ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा कैसे विमुक्त होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, या कहें तो हमें ग्लूकोज से एनर्जी, ग्लूकोज के माध्यम से एनर्जी मिलती है। इसीलिए कोशिका पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब देखना यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? पचे हुए भोजन का क्या करता है? ऑक्सीकरण ही होता है। बचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण ही होता है, संश्लेषण होता है, इसीलिए इसे कोशिका पावर हाउस कहा जाता है। अब एक बार और देख लीजिए मित्रों
जो सेल्स होती है हमारी, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसकी खोज किसने की थी? आल्टमैन ने की थी। आल्टमैन ने की थी, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, 1880 में। आल्टमैन 1880, यही पूछेगा। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, और यह कोशिका का श्वसन स्थल भी कहलाता है। क्या कहलाता है कोशिका? अगर पूछा जाए कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण यही होता है। कहाँ? यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। F1 पार्टिकल के माध्यम से ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण या ऑक्सीकरण जो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखिए, अब अगला पार्ट क्या है? ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, अच्छे समझ गए। अपर लेयर हो गई, इनर लेयर हो गई, इसके अंदर जो भाग होता है मैट्रिक्स कहलाता है। खोज आल्टमैन ने की थी, कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है, ठीक है। जो क्रेस्ट चक्र के माध्यम से इसको जो पूरी प्रोसेस होती है बहुत बड़ी है, क्रेस्ट चक्र के माध्यम से, ठीक है। तो उसको हम अलग से देखेंगे। अब ये अंगुली नामक संरचना में F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है। यही ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का या O2 का संश्लेषण होता है, इसलिए ऊर्जा ATP के रूप में व्यक्त होती है, ग्लूकोज में एनर्जी प्राप्त होती है। इसीलिए कोशिका का पावर हाउस किसे? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इसको व्यवस्थित तरीके से या कंसेप्ट के माध्यम से समझा दिए। अब हम अगला पार्ट कौन सा देखेंगे? अगला पार्ट हम देखेंगे तारक सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम केंद्र में पाया जाता है, इसको छोड़ते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हमारा क्या हो गया? मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मित्रों समझिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट फॉर्म हम ER लिख देते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म में ER लिख देते हैं। और जो ER है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रादप जालिका हिंदी में कहते हैं, अगर आता है। ये इसके दो भाग होते हैं। ये एक प्रकार से जो खुरदुरी हो गई ना, ये खुरदुरी हो गई, ये स्मूथ हो गई। ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कहे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या हो गई? चिकनी, या इंग्लिश में कहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये रफ क्यों है, स्मूथ क्यों है? स्मूथ जो चिकनी होती है, इसमें किसका संश्लेषण होता है? लिपिड या वसा का। किसका? वसा या लिपिड रहता है, इसका संश्लेषण होता है किसमें? स्मूथ ER में। और जो रफ होती है, ठीक है, वैसे भी आप देखेंगे जो वसा वाली चीजें होंगी, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, तो चिकनी ही होती हैं, वसा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, लिपिड कहते हैं उसे। तो ये वसा का संश्लेषण करता है। और प्रोटीन देखेंगे, प्रोटीन वाली चीज जो होती है वह क्या होती है? खुरदुरी होती है, इसीलिए इसे रफ कहा जाता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या? यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, रफ ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम देखें मित्रों, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन और वसाओं का संचरण करना। प्रोटीन और वसाओं का क्या करता है? संचरण करता है। और यही हो गया, मुख्य चीज यही है। उसका में यही ऊपर कहीं रहता है, बिखरा हुआ रहता है। अब देखें, अब ये क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे हम दूसरा पार्ट देखेंगे, गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी को देखते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मान लीजिए चित्र देखें तो कुछ इस तरह रहता है, उसमें भी बताए थे। तो ये जो खुरदरा वाला भाग रहता है, इस क्या होता है? राइबोसोम को संश्लेषण करता है। चिकना वाला भाग होता है, ये क्या होगा? स्मूथ ER। और ये क्या हो गया? रफ ER। तो ये है क्या चित्र? मान लीजिए, जैसे मान लीजिए PSC के मेंस में ही बनाना है, लिखना है, तो ये चीजें हम कर लेंगे कि क्या कर लेंगे कि जो स्मूथ वाला है इस तरह बना लेंगे, रफ वाला इस तरह बना लेंगे। और साइड में लिख देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये PSC से लेकर सभी व्यापक एग्जाम तक का पूरा कंसेप्ट है।
अगर इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो हर पेपर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए स्मूथ, तो हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और वसाओं को संचरण करता है। दूसरी चीजें क्या है, यह दो प्रकार का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ वाला क्या होता है, वसा का संचरण संश्लेषण करता है, रफ जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये कोशिका का प्रमुख अंग होता है एक प्रकार से। अब हम दूसरा कौन सा पार्ट देखते हैं, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी सबसे महत्वपूर्ण है। तो गोल्गी बॉडी जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ रहता है गोल्गी बॉडी का चित्र, ऐसा ये गोल्गी काय, ये इंग्लिश में इसे गोल्गी बॉडी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। तो मित्रों हम देखेंगे किसको, आप गोल्गी बॉडी को। तो गोल्गी बॉडी जो क्या होता है, यह कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली युक्त पाई जाती है। कैसी, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। यह क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त पाई जाती है गोल्गी बॉडी। और देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वसा का संचय। ठीक है, और क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए पदार्थों को क्या करता है, ये पैक करता है। ये इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, वसा का संचरण। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए पदार्थों को क्या करता है, ये पैक करता है, गोल्गी काय। अब देखिए गोल्गी काय के बारे में और देखते हैं। इसकी खोज किसने की थी, नाम ही ऐसा है, कैमियो गाल्जी ने की थी। किसने, कैमियो गाल्जी ने की थी। इसकी खोज कैमियो गाल्जी ने की थी। और आगे देखते हैं, कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों को क्या करती है, निर्धारण करती है। कोशिका के अंदर, ठीक है ना, ये क्या करता है, कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है, इसीलिए इसे कोशिका का यातायात गृह कहते हैं, यातायात। ठीक है, यातायात में क्या होता है, वाहन आते जाते हैं, इसीलिए क्या हो गया कि पदार्थों का निर्धारण करता है, इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। अब मित्रों गोल्गी बॉडी के बारे में देखिए, इसकी खोज किसने की थी, कैमियो गाल्जी ने की थी। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका में विकसित रहती है। इसका कार्य क्या हो गया, वसा का संचरण करना। ईआर द्वारा पैक किया जाता है, कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करती है गोल्गी का, इसीलिए क्या, इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। किसको, गोल्गी बॉडी को। अब समझना ये है कि ठीक है, गोल्गी काय जो होती है राइबोसोम इस भी इसमें थोड़ा बहुत पाया जाता है। किसमें, गोल्गी काय में। अब इसमें साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन चीज देखना है आपको। तो गोल्गी बॉडी भी हो गई। अब अगला चीज हम देखते हैं, क्या, लाइसोसोम। देखिए मित्रों, कोशिका का प्रमुख अंग क्या होता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है ना, इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। किसने की थी, डी डुवे ने की थी। समझिए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कैसे याद करना है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम की। अब देखिए आत्महत्या कैसे किया, आत्महत्या ऐसे समझना, ऐसे लिंकअप करना है कि डी ने, मतलब एक व्यक्ति है डी जो डूब गया, ठीक है, वो आत्महत्या कर लिया डूब करके। ठीक है, डूब करके आत्महत्या कर लिया। तो ऐसे समझना है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या कैसे किसने की थी, ऐसे डूब के, पानी में डूब के। तो डी डूबे से आत्महत्या। ठीक है, तो तीन चीजें कंप्लीट हो गई। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। अब क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कहानी है, तो बताते हैं। ये डूब कर की थी, डी डूबे ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब देखिए लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, बाहरी पदार्थों का भक्षण करना। क्या करना, बाहरी पदार्थों का भक्षण करना। देखिए लाइसोसोम जो होती है बाहरी पदार्थों का भक्षण करती है। अब लेकिन इसमें कई जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या, जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है,
जो कभी कभी क्या करते हैं, ठीक है ना, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के पाचन में सक्षम होते हैं, लेकिन यही एंजाइम्स, ठीक है, यही एंजाइम्स कई बार इसी में लाइसोसोम में फट जाते हैं, लाइसोसोम में फट जाते हैं और ये क्या करते हैं, बाह्य पदार्थों को भक्षण करते हैं। ये फटने के बाद क्या करते हैं, स्वयं की कोशिका को, इसी कोशिका को क्या करते हैं, खाने लग जाते हैं या भक्षण करने लग जाते हैं और इस प्रकार से सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है सेल्स की। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, थैली कहा जाता है। इसकी कहानी ये है, क्या है, इसमें कई जल अवघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक, लिपिड या इनके बने होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बाह्य पदार्थों का भक्षण करते हैं, लेकिन इस मतलब एंजाइम्स के कई बार ये थैली क्या हो जाती है, फट जाती है और ये एंजाइम्स जो होते हैं स्वयं की कोशिकाओं को भक्षण करने लगती है और ये सेल्स मर जाती है अंततः, और इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कहानी ये थी। अब इस ये क्या हो गया, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अलावा हम देखते हैं क्या, इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो अगर देखें हम कि राइबोसोम की खोज जी पायलट ने किया था। किसने, जी पायलट, ठीक है, राइबोसोम की जी पायलट ने किया था, इसको याद कर लेना है किसी तरह। अब देखिए, राइबोसोम के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो काहे के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। काहे के बने होते हैं मित्रों, प्रोटीन के बने होते हैं। इसका कार्य क्या है, राइबोसोम का कार्य ही है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। क्या, राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। क्या, राइबोसोम जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। ये क्या, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। अगर मतलब एक क्वेश्चन आता है जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 80S पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में राइबोसोम क्या पाया जाता है, जब अंतर हम देखते हैं तो 70S पाया जाता है। इसका मतलब इसके पीछे भी कहानी है, फिर इसको बाद में देखेंगे। अब ये क्या हो गया, राइबोसोम हो गया। अब राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसका, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, संश्लेषण होता है। देखिए, प्रोटीन की से राइबोसोम को फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन और इस देखिए, राइबोसोम जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब एक चीज और, राइबोसोम की खोज किसने की थी, जी पायलट। समझिए ऐसे कि आप पैडल मारते मारते प्रोटीन, पासे पैडल पासे प्रोटीन, समझिए, ठीक है ना, प्रोटीन को खाते हैं। तो जी पायलट किसी न किसी तरह इसको याद करना है, हमको समझना है। राइबोसोम की खोज किसने की थी, जी पायलट ने। अब ये क्या हो गया, कोशिका के मुख्य अंग हो गए, 2-4 और बचे, उसको भी देख लेते हैं। अब लवक देखते हैं। प्लांट सेल्स की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसमें क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है। लवक कहाँ पाया जाता है, पादप सेल्स में पाया जाता है या प्लांट सेल, ठीक है, पौधों में पाया जाता है। अब देखिए, लवक जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। आवरणीय लवक, वर्णनीय लवक, और तीसरा क्या हो गया, हरित लवक। समझिएगा, प्लांट सेल्स में लवक पाया जाता है, ठीक है, यह केवल पादप कोशिका भी पाया जाता है। अब देखिएगा, आवरणीय लवक मतलब आ का मतलब देखिए, जैसे किसी शब्द में आ लग गया है उसका मतलब नहीं होता है, नेगेटिव हो गया, मतलब इसमें लवक पूरी तरह से आवरणीय लवक। तो आवरणीय लवक जो होता है यह रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। समझिए, आवरणीय लवक जो होता है क्या होता है, यह रंगहीन होता है और यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है, पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो प्रकाश से वंचित होते हैं। किससे, प्रकाश से वंचित होते हैं। प्रकाश से वंचित पौधों का कौन कौन सा भाग है, जैसे मान लीजिए जड़ हो गया। क्या, जड़। तो जड़ में क्या पाया जाता है, आवरणीय लवक पाया जाता है।
जलों में, भूमिगत तहों में पाया जाता है।